क्या बात है? तुम चारों ने सभी को इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है? सब कुछ ठीक तो है ना? आखिर क्या आफत आन पड़ी जो इतनी ठंडी में भी तुम लोगों को चैन नहीं। एक तो इस गांव की सेवा से ही मुझे फुर्सत नहीं, ऊपर से तुम लोग भी 2 घड़ी शांति से नहीं सोने देते। अब जल्दी बताओ, आखिर क्यों मेला लगा कर रखा है? सर्दियों की वो रात जब ठंड सिर्फ की शरीर को नहीं, यादों और गुनाहों को भी जमा देती है। गांव की गलियां कोहरे की मोटी चादर में लिपटी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस्ती किसी अनकहे राज को छुपा रही हो। दूर कहीं अलाव की आग जल रही थी और उसी आग के पास 4 लोग बैठे थे, लेकिन जमीन पर 5 परछाइयां थीं। रामदीन, गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, जिसकी आवाज में पुरानी कहानियों की खनक थी। कृष, जवान मजाकिया, लेकिन आज उसका चेहरा भी सर्दी की तरह सख्त था। गीता, जो कम बोलती थी पर जब बोलती तो सच बोलती। और हरिया, गांव का पुराना चौकीदार, जो आजकल बिना वजह ज्यादा चुप रहने लगा था। चारों अलाव के पास अपने अपने हाथ फैलाए बैठे थे। बीच बीच में आग की लकड़ियां चटकती और उस आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल को बेचैन कर देता था। रामदीन ने कंपाती आवाज में कहा, ऐसी सर्द रातों में आग ही नहीं जलती, पुरानी यादें भी जल उठती हैं। ऐसा भयंकर झाड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर्दी में सबसे ज्यादा डर अकेलेपन से लगता है, और जब वह न्याय के इंतजार में हो तब और भी ज्यादा। चारों चौंक गए। ये आवाज उन चारों में से किसी की नहीं थी। अलाव की आग एक पल के लिए भड़क उठी। चारों कुछ पल तक बिल्कुल चुप बैठे रहे। ऐसी चुप्पी जो कानों में सीटी बनकर बजने लगे। हर्ष ने हंसी उड़ाने की कोशिश की। लगता है सर्दी ज्यादा लग गई है, किसी की आवाज गूंज गई होगी। गीता ने अलाव की आग की तरफ देखा। उसकी आंखें अचानक रुक गईं। आग की रोशनी जमीन पर 4 नहीं 5 परछाइयां बना रही थी। गीता ने कुछ नहीं कहा। सर्दी में आंखें खा दे सकती हैं, यही सोचकर उसने नजर हटा ली। लेकिन तभी कहानियों के बीच एक भारी अनजानी आवाज गूंजी। हर सर्द रात अपने साथ कुछ पुरानी कड़वी यादों को भी लेकर आती है। क्या तुम सब कोई मजाक कर रहे हो? इस बार आवाज आग के पास से नहीं, पीछे से आई। हर्ष ने मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो पीछे हटा तो उसका हाथ किसी और के हाथ से टकरा गया। यहाँ कोई है? तू इसे जानता है? आखिर कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ। मैं सामने ही हूँ। तू इसे जानता है? आखिर कौन है? ये किसकी आवाज है? हरिया, आखिर सच क्या है? हरिया ने कुछ नहीं कहा। वो लगातार पीपल के पेड़ की तरफ घूर रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, पहचान थी। यह आवाज इस गांव के पुराने चौकीदार शंभू की है, और मैंने ये आवाज आज पहली बार नहीं सुनी। इससे पहले भी कई बार सुनी है ये आवाज। ये आवाज मुझे सुनाई देती है क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने देखा था सरपंच ने जो शंभू के साथ किया, लेकिन मैं डर गया था। कहो कि हमारे यहाँ सच का साथ देने की सजा मिलती है। मैं आज भी इस गांव की रखवाली कर रहा हूं। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन यह गांव मुझे आज तक भी न्याय नहीं दिला पाया, और इस न्याय की देरी के कारण ही मेरी आत्मा आज तक भटक रही है। तुम जले कैसे? आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ था? सच्चाई क्या है, बताओ हमें। क्योंकि मैंने देखा
कुछ ऐसा जो देखना नहीं चाहिए था। उस रात भी आज के जैसी ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सब अपने घरों को बंद करके सो रहे थे और मैं थोड़े से मेहनत आने पर अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा था। इस वक्त मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। जब मैंने जाकर देखा कि सरपंच गांव में गरीब लोगों के लिए आए अनाज को ट्रंकों में भेज रहा है और अच्छे अनाज की जगह बेकार सड़ा गला अनाज गरीबों के लिए रख रहा है, तो मैंने जाकर सरपंच से बात की। सरपंच साहब, यह तो गांव में गरीबों को बांटने के लिए अनाज आया था ना, आप इसे कहां भेज रहे हैं? अरे शंभू, आओ आओ, तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे? नहीं तो अनाज तो सारा अंदर ही रखा है, तुम चाहो तो चलकर देख लो। सरपंच साहब, यह अनाज तो है, लेकिन यह अनाज तो सड़ा गला और बेहद भी घटिया है। अगर इसे हमारे बच्चे खाएंगे तो वह बीमार पड़ जाएंगे और यह उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आपने अच्छा अनाज बाहर क्यों भेज दिया? देखो, तुम्हें ज्यादा अधिक दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो कौन सी आफत टल जाएगी। तुम लोगों की तो आदत पड़ चुकी है सड़ा गला और घटिया कपालिनी का अनाज खाने की, और अगर कुछ मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सारे गांव वालों को आपकी सच्चाई बता दूंगा। सुनो जरा, शंभू साहब को उनकी ईमानदारी के लिए इनाम तो देकर आओ, बाकी काम बाद में करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे गांव वाले, आज तक कभी किसी ने कुछ किया है। सालों सालों से तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है, कुछ समय बाद भूल जाएंगे तुम्हें भी। मैंने रोका तो मुझे इसी अलाव में धकेल दिया गया। मैंने मदद के लिए ना जाने कितनी आवाज लगाई, लेकिन कोई भी नहीं आया। और आज भी वह सरपंच ना जाने कितने पाप कर रहा है, लेकिन उसे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि सब डरपोक है। और हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस रात मैं जला था उस रात गांव सोया नहीं था, लेकिन उसके बाद आज तक जागा नहीं। तुम सब डर गए थे। सर्द रात थी और सर्द दिल। अगर हम सच मान लें तो क्या तू शांत हो जाए? मुझे केवल न्याय चाहिए और तुम सब सारे गांव वालों के सामने सच्चाई बताओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल ही इस अलाव के पास बैठने के लिए तुम चारों में से एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। मैं सभी को बताऊंगा कि तुम गलत नहीं थे। इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उस रात सुबह होने से पहले गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मुर्गे नहीं बोले, कुत्ते नहीं भौंके, जैसे पूरी बस्ती किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। क्या बात है, तुम चारों ने सभी को इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है? सब कुछ ठीक तो है ना? जब अन्याय कोई समय देखकर नहीं किया जाता तो न्याय सही समय का इंतजार आखिर क्यों करे? बस अभी से कुछ देर में ही सबको सच पता चल जाएगा। बस एक बार सरपंच को आने दीजिए। आखिर क्या आफत आन पड़ी जो इतनी ठंडी में भी तुम लोगों को चैन नहीं। एक तो इस गांव की सेवा से ही मुझे फुर्सत नहीं, ऊपर से तुम लोग भी 2 घड़ी शांति से नहीं सोने देते। अब जल्दी बताओ, आखिर क्यों मेला लगा कर रखा है? जिस सर्द रात शंभू मरा वो हादसा नहीं था। अच्छा, और इस बात का सबूत है तुम सबके पास? हाँ, क्योंकि मैं हूं गवाह। मैंने देखा था जो तुमने किया। शंभू के साथ तुम हो उसके गुनहगार। हाँ, मैंने ही हरिया को ठिकाने लगाया है।
एक तो तुम गरीब लोगों की हमारे हर काम में टांग अड़ाने की आदत जो है ना, यह अच्छी बात नहीं है। उसको भी ज्यादा ही देशभक्त की लगी हुई थी, तो बस वह देशभक्ति उसे ले डूबी, जो अगर मैंने थोड़ा सा अनाज बेच भी दिया तो क्या आफत आन पड़ी। और तुम लोग तो इन सब के आदी हो ही चुके हो। इतने बड़े बड़े नेता जिन्होंने तुम्हारे हिस्से के पैसों से 10 पीढ़ियां ठाली, बैठकर खाने जितना धन इकट्ठा कर लिया, और आज भी तुम्हारे पैसों पर वो जिंदगी जीते हैं जिसके तुम केवल सपने देख सकते हो। अब अगर थोड़ा हमने कर लिया तो कौन सी आफत आन पड़ी। अब बताओ, अब कुछ बिगाड़ लोगे तुम मेरा? नहीं, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे यहां हर चीज खरीदी जा सकती है। बस खरीदने की औकात होनी चाहिए। कभी देखा है किसी गरीब को न्याय मिलता और अमीर को सजा मिलते? कभी नहीं ना, क्योंकि हमारे यहां अदालतों में न्याय नहीं मिलता, बल्कि फैसला बिकता है। और जो खरीदने की हिम्मत रखेगा, फैसला उसके हक में समझे। अब जाओ यहां से, मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहां पर कैसे? तुम एक बात ध्यान से सुन लो, होगा सारा सिस्टम तुम जैसे देश को खोखला करने वाले डीमको के साथ होगा, लेकिन मैं नहीं, मैं शंभू को न्याय दिलाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देखो इंस्पेक्टर, तुम्हें मुझे यहां नहीं लेकर आना चाहिए था। यह तुम्हारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। अब जल्दी से मुझे इज्जत के साथ वापस गांव में छोड़कर आओ। तुम्हें पता भी है मैंने कितने काम करवाए हैं इस गांव के। तो फिर कौन सा एहसान करते हो? तुम्हारा काम है वह, और तुम कौन सा अपनी जेब से धन देते हो? जनता का ही तो होता है पैसा, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए देश का विकास करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलते हैं। लेकिन तुम लोगों का तो सारा ध्यान बस खुद का विकास करने पर रहता है। जनता के ही पैसों में से 99% को खाकर भी जो 1% भी जो जनता को वापस मिलता है, उस पर भी एहसान जताते रहते हो। उसको ऐसे जताते हो कि पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया हो, और खुद को ही सब कुछ मानने लगते हो।